तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जेक में। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री का, जो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इतिहास का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट किया है। इन 15 क्वेश्चन को आप सभी करके ही जाइएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से ओटो वन विस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ये एकीकरण जो है ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। उन्होंने क्या किया था? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध हुआ था। कितने? 7 वर्ष के दौरान ही 3 युद्ध हुआ था, जिनमें से परसा की जीत हो गया था। किसका जीत हुआ था? परसा की जीत हुआ। और अंत में जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो अंत में क्या हुआ? विलियम प्रथम कौन थे? विलियम प्रथम जो परसा के क्या थे? राजा थे। उसको क्या किया गया? जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये था पहला नंबर का क्वेश्चन। आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी जो है करके जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन के कारणों का क्या करना है? उल्लेख करना है और उसे गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया था असहयोग आंदोलन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 के मध्य कारण थे, ठीक है, मुख्य कारण थे। 1920 के मुख्य कारण थे और रोलेट एक्ट का विरोध, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन का समर्थन था, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या था? कि असहयोग आंदोलन जो 1920 के मुख्य कारण थे, असहयोग आंदोलन जो है वो मुख्य कारण थे। क्या कारण थे? रोलेट एक्ट का विरोध और जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना, इसका मुख्य कारण था असहयोग आंदोलन का, ठीक है। वापस लेने का कारण क्या था? वापस लेने का कारण था 1922 में क्या हुआ था कि गोरखपुर के चोरी चोरा नमक स्थान पर क्या हुआ था? हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में क्या लगा दिया था? आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे? मारे गए थे, ठीक है। और इसी कारण से गांधी जी जो है हिंसा के सख्त क्या कहते? खिलाफ थे। वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे, वो हिंसा के विरोधी थे। इसलिए उन्होंने इस घटना के बाद आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि सिल्क रूट या रेशम मार्ग क्या था? इसका ऐतिहासिक महत्व बताइए। इसका ऐतिहासिक महत्व बताना है। सिल्क रूट प्राचीन और मध्यकालीन में एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला एक मुख्य है ना, जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। ये क्या था? ये व्यापारिक मार्ग था। इसका नाम चीनी रेशम है ना, यानी सिल्क के कारण पड़ा, जिसका व्यापार इसी रास्ते से होता था। और यह मार्ग न केवल व्यापार बल्कि सांस्कृतिक, धर्म और विचारों के आदान प्रदान का भी माध्यम था, ठीक है। तो आप सिल्क रेशम समझ गए हैं। ये क्या है? एक प्रकार का रास्ता था और ये जो रूट था एशिया से लेकर एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने का काम करता था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं हम लोग। 19वीं सदी, कौन सा सदी में? 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण थे। क्या क्या कारण थे? बहुत सारा कारण था। पहला कारण था मध्य वर्ग का उदय होना। दूसरा कारण था उदारवादी विचारधारा का प्रसार करना। तीसरा था रूढ़िवादी के विरुद्ध प्रतिक्रिया देना, ठीक है। और चौथा कारण था
भाषा और लोक कथाओं का योगदान। ठीक है, और पांचवा और अंतिम कारण था फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 के आदर्श स्वतंत्रता और समानता का बंधुत्व था। ठीक है, तो ये था उसका मुख्य कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने हिस्ट्री का सिर्फ 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट किया है, वो चारों क्वेश्चन आप सभी करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आप भूगोल में आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो खादर क्या है? यह एक नई जलोढ़ मिट्टी है। ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी है नई, और यह अधिक उपजाऊ होती है। ये जो मिट्टी होती है खादर, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है? उपजाऊ होती है, और नदी के पास निचले मैदानों में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? नदी के पास। कहाँ पाया जाता है? नदी के पास पाया जाता है, और निचले मैदानों में पाई जाती है, जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है। जहां बाढ़ का पानी क्या होता है? हर साल पहुंचता है, और इसका कण जो है महीन होता है। याद रखिएगा, खादर क्या है? एक जलोढ़ मिट्टी है, इसका अधिक उपजाऊ होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? नदी के पास पाया जाता है, और ये नदी के पास निचले मैदान में पाया जाता है, जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है, और इसके कण जो होता है बहुत ही क्या होता है? महीन होते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं बांगर। बांगर क्या है? बांगर यह एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी, ये देखिए खादर है नई जलोढ़ मिट्टी, और बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और यह कम उपजाऊ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कम उपजाऊ, जबकि ये खादर में क्या होता है? अधिक उपजाऊ होती है, और ये नदी से दूर क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, और इसमें क्या होता है? कंकड़ होते हैं, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ये था खादर और बांगर मिट्टी में अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि भारत में कृषि के तीन प्रमुख समस्याओं का क्या करना है? वर्णन करना है। तो ये बताना है कि भारत में जो कृषि होता है, उसका 3 प्रमुख समस्या को आपको क्या करना है? बताना है। तो हमने 3 प्रमुख समस्या ले लिया है। पहला समस्या है मानसून पर निर्भरता, दूसरा कारण है खेतों का छोटा आकार, और तीसरा कारण है पुरानी तकनीकी। ये 3 कारण है जो भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। देखिए पहला कारण क्या है? मानसून पर निर्भरता। देखिए आज भी देखिए भारतीय कृषि आज भी जो है काफी हद तक वर्षा पर ही निर्भर है, जो अनिश्चित होती है। जो क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो ये इसके मुख्य कारण। दूसरा कारण है खेतों का छोटा आकार होना। जनसंख्या तो वृद्धि हो गया, और उत्तराधिकारी कानूनों के कारण खेतों का आकार बहुत ही छोटा हो गया है, जिसमें आधुनिक खेती मुश्किल होती जा रही है। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है पुरानी तकनीक। कई किसान अभी भी पुराने औजार और पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हल चलाते हैं, हल से जोतते हैं, ठीक है, खेत को उपजाऊ करते हैं। तो बहुत सारे पुरानी औजारों से अभी भी उसके परंपरागत तरीके से अपना खेती करते हैं, जिसके कारण भारतीय कृषि जो है अपनी भारतीय कृषि के समस्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 समस्या को समझा दिया आप सभी को बीच में। तो ये क्वेश्चन आप सभी करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, विनिर्माण उद्योग का आर्थिक विकास में क्या महत्व है? ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग यानी कृषि के आधुनिकीकरण में मदद करते हैं। देखिए विनिर्माण उद्योग जो होता है कृषि के आधुनिकीकरण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, और लोगों को द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार देकर कृषि पर निर्भरता को क्या करते हैं? कम करते हैं, और यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने और बेरोजगारी तथा गरीबी दूर करने में भी क्या करता है? सहायक भी है। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग का आर्थिक विकास में क्या महत्व है? तो ये आप सभी ने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? लोकतंत्र की आत्मा होती है, और यह आवश्यक है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को क्या करती है? कम करती है, और यह राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। और चौथा आवश्यक यह है, यह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखती है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जो है आवश्यक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हैं कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है। तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य चुनाव लड़ना, राजनीतिक और नीति और कार्यक्रम बनाना, कानून निर्माण में भूमिका निभाना, सरकार बनाना और चलाना, ठीक है। और अंतिम कार्य यह है कि विपक्ष की भूमिका निभाना और जनता की राय बनाना। ये है राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य यानी प्रमुख कार्य। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आगे हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकतर क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, ठीक है। और संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, कोई भी एक सरकार अकेले बदल नहीं सकती है। विवाद की स्थिति में न्यायपालिका जो है यानी सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाती है। तो संघवाद का मुख्य विशेषताएं ये सारी चीज थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आगे हैं। लोकतंत्र किस प्रकार एक उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था कहलाता है? तो लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और इसीलिए वह जनता के प्रति जवाबदेही यानी उत्तरदायी होती है। यह एक वैध शासन है क्योंकि यह लोगों की अपनी सरकार होती है और कानून के शासन पर आधारित है, जहां निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार से लिए जाते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र के ये जो है एक उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुके हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है? देखिए सबसे पहले हम लोग संगठित समझेंगे। तो संगठित क्षेत्र जो होता है, यहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती है, ठीक है, और यह सरकार द्वारा पंजीकृत होती है। संगठित क्षेत्र जो होता है वो सरकार के द्वारा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ नियमों जैसे जैसे न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि का पालन होता है और काम के घंटे निश्चित होते हैं संगठित क्षेत्र में, ठीक है। और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, वह छोटी छोटी बिखरी इकाइयों से बना होता है और जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। देखिए संगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण सरकार द्वारा पंजीकृत होती है और ये नियंत्रण से क्या हो जाता है, बाहर होता है। जहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होती है, केवल वेतन कम होता है और स्वेतनिक छुट्टी जो है जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है इसमें असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। तो ये था आपका संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आगे हैं। तो यहाँ पे लिखा मुद्रा के कार्यों का क्या करना, वर्णन। देखिए मुद्रा के कार्य पहला हम लोग देखेंगे विनिमय का माध्यम। मुद्रा के बदले हम वस्तुओं को और सेवाओं को आसानी से खरीद बेच सकते हैं, है ना। मुद्रा के बदले हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। मूल्य का मापक हम लोग कैसे करते हैं, हर वस्तु की कीमत मुद्रा से मापी जा सकती है। तीसरा मूल्य का संचय यानी मुद्रा को भविष्य के लिए जमा करके रखा जा सकता है यानी संचित किया जा सकता है। चौथा भुगतान का आधार, भविष्य के भुगतानों के लिए मुद्रा एक मानक है, एक क्या है, मानक है। तो ये था मुद्रा के कार्यों का वर्णन, ठीक है, मुद्रा के कार्य। आगे देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग आगे हैं 15 नंबर। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। इसका प्रभाव क्या है, तो उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में वृद्धि और कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता मिलना, ठीक है। और दूसरा देख सकते हैं विदेशी निवेश में वृद्धि होता है इसमें, और कुछ स्थानीय उद्योगों जैसे बैटरी, खिलौने की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है ना। और आगे देखते हैं नई रोजगार के अवसर पर सृजन होता है और विशेषकर किस क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये था आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के बच्चों के लिए था। अगर यदि आप सभी को हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके आप सभी हमें अपनी राय को ज़रूर दें, और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।